भारत का जो एविएशन सेक्टर है वो पिछले कुछ समय से लगातार अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। और एक ऐसी ही हालिया खबर हमें गो एयरक्राफ्ट से देखने को मिली, जब इस कंपनी ने, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है भारत की, इस कंपनी ने एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने अपनी इंसॉल्वेंसी की एक एप्लीकेशन दायर की। हालांकि इस कंपनी की जो मुश्किलें हैं वो अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। दरअसल इस कंपनी ने कुछ जो एयरक्राफ्ट थे वो लीज पर ले रखे थे। तो जैसे ही ये इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन गई, उसके बाद इसके जहाज़ों को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो ऐसे में इस कंपनी का संकट जो है वो और ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम गो फर्स्ट एयरलाइन के संकट को समझेंगे और इसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया भर में जो एयरक्राफ्ट लीज लेने का सिस्टम है, वो सिस्टम किस तरह से काम करता है। इसके अलावा आइडेरा नियम क्या कहते हैं, इन नियमों पर भी बात करेंगे। और इस पूरे विषय को लेकर अब तक भारत का क्या संबंध रहा है, भारत का क्या इतिहास रहा है, उस इतिहास को भी समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप इस वीडियो के आधार पर उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे एयरक्राफ्ट के, इस पूरी एयरलाइन के संकट को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि एक एयरलाइन कंपनी है जिसका नाम है गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने एक याचिका दायर की है, एक एप्लीकेशन दी है, जिस एप्लीकेशन में ये कहा गया है कि एनसीएलटी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गो एयरलाइंस का जल्द से जल्द गो एयरलाइंस की इंसॉल्वेंसी हो सके, इसको दिवालिया घोषित किया जा सके। इस कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय इंजन निर्माता कंपनी है P&W, इस कंपनी की वजह से गो एयरलाइन की जो वित्तीय स्थिति है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के जो इंजन लगे हुए हैं जहाज़ों में, उनमें से आधे से ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो परिचालित स्थिति में नहीं है, वो ऑपरेशनल पोजीशन में नहीं है और इसी वजह से कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा और जो कंपनी है वो अंततः दिवालिया होने की स्थिति पर, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। और इसी के साथ ये जो गो एयरलाइन कंपनी है, ये जेट एयरवेज के बाद एनसीएलटी में याचिका दायर करने वाली, इंसॉल्वेंसी के लिए याचिका दायर करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। तो ये तो इस कंपनी के इतिहास की बात हुई, इसके बैकग्राउंड की बात हुई। लेकिन यहाँ पर अभी तक गो एयरलाइंस कंपनी जो है उसकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। उसकी समस्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैसे बढ़ती जा रही हैं? तो गो एयरलाइंस जो कंपनी है उसने तकरीबन 20 जहाज़ों को एक दूसरी बड़ी एयरलाइन से लीज पर ले रखा था। तो ये जो दूसरी बड़ी एयरक्राफ्ट लीज प्रदाता कंपनी थी, उसने अब डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के सामने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन लीज पर लिए गए जहाज़ों को वापस लेने की मांग की गई है। और ये जो मांग है, ये मांग मुख्य तौर पर अपरिवर्तनीय अपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकरण यानी आइडेरा नियमों के आधार पर की गई है। इन नियमों का उपयोग करते हुए इस तरह की याचिका को दायर किया गया है। तो ये तो इस पूरे मामले के बैकग्राउंड की बात हुई। अब आइडेरा नियमों पर विस्तार से बात करने से पहले हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि दुनिया भर में जो एयरक्राफ्ट लीज लेने का सिस्टम है, वो सिस्टम आखिर काम किस तरह से करता है। तो दुनिया भर में जो बड़े एयरलाइन विमान ऑपरेटर्स हैं, जो एयरलाइन कंपनियां हैं, वो अक्सर छोटे ऑपरेटर्स को अपने जहाज़ों को लीज पर दे देते हैं। क्यों? ताकि जो छोटे ऑपरेटर्स हैं उनका जो वित्तीय बोझ है, उस वित्तीय बोझ को, फाइनेंशियल बर्डन को कुछ हद तक कम किया जा सके। क्योंकि किसी जहाज को खरीदने का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस प्राइस की वजह से अगर कोई कंपनी 20 या इस तरह के जहाज खरीदती है तो उस पर बहुत ज़्यादा वित्तीय संकट, वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। और इसी दबाव को कम करने के लिए अक्सर जो छोटे ऑपरेटर्स होते हैं वो बड़े ऑपरेटर से जहाज़ों को लीज पर ले लेते हैं। इसके अलावा एक जो उद्देश्य होता है वो ये भी होता है कि अगर कोई जो छोटा ऑपरेटर है वो किसी दूसरी जगह पर अपना अस्थायी तौर पर अपने कार्य का, अपने क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है, अपने कार्य में वृद्धि करना चाहता है, अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे में वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी जहाज़ों को लीज पर ले सकता है। और अगर वो एक्सपेरिमेंट काम करता है,
तो वो जहाज़ों को खरीद सकता है, और अगर एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता तो वो जहाज़ों को वापस दे सकता है। तो इन्हीं तमाम उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में ये लीज़ सिस्टम को विकसित किया गया है, एयरक्राफ्ट के लीज़ सिस्टम को बनाया गया है। अब एयरक्राफ्ट का जो लीज़ सिस्टम है वो मुख्य तौर पर उसके 2 प्रकार होते हैं। लीज़ के 2 प्रकार होते हैं, पहला है वेट लीज़ और दूसरा है ड्राई लीज़। अब जो वेट लीज़ है, इस वेट लीज़ को आप अल्पकालिक लीज़ के तौर पर भी देख सकते हैं। यानी कि इस वेट लीज़ के तहत किसी कंपनी को, किसी छोटे ऑपरेटर को जो लीज़ मिलती है वो बहुत कम समय के लिए दी जाती है। जबकि जो ड्राई लीज़ है, उस ड्राई लीज़ के तहत जो हमें लीज़ मिलती है वो बहुत लंबे समय तक मिलती है। तो इसी वजह से ड्राई लीज़ को हम दीर्घकालिक लीज़ के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल तौर पर देखने जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में जो तमाम विमान ऑपरेटर्स हैं, वो इन दोनों ही तरह की लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ही विमान ऑपरेटर वेट लीज़ भी ले सकता है और ड्राई लीज़ भी ले सकता है, और इसके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो एक तरह से विमान जो लीज़ प्रणाली हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी विषय को लेकर जो आइडेरा नियम है, वो नियम क्या कहते हैं? तो आइडेरा जो नियम है, इनकी फुल फॉर्म की हमने पहले ही बात की। आइडेरा नियमों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो कंपनी लीज़ पर जहाज़ दे रही है, उस कंपनी के हितों की रक्षा की जा सके। अब मान लीजिए जिस कंपनी ने जहाज़ों को लीज़ पर लिया है, वो कंपनी किसी वित्तीय संकट में आ जाती है, उस कंपनी के सामने बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो जाती है और वो स कंपनी दिवालियापन के लिए अपनी एप्लीकेशन दायर करती है। तो ऐसे में होगा क्या कि जो लीज़ देने वाली कंपनी है, उसके हितों पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन आइडेरा जो नियम है, वो इन्हीं हितों की रक्षा करते हैं। आइडेरा नियम कहते हैं कि किसी आपात स्थिति में यदि लीज़ देने वाली कंपनी चाहे, तो वो अपने जहाज़ों का अपंजीकरण करा सकती है। जिस देश में वो जहाज़ पंजीकृत हैं, वहाँ से उनका डीरजिस्ट्राइज़ेशन किया जा सकता है, डीरजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और उसके बाद उन जहाज़ों को अपने देश में, अपने पास वापस लाया जा सकता है। तो यही है आइडेरा नियम। अब जो आइडेरा नियम है, उसमें केप टाउन कन्वेंशन और केप टाउन कन्वेंशन का जो एक प्रोटोकॉल है 2001 का, इस प्रोटोकॉल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये जो दोनों नियम हैं, जो दोनों कानून हैं, ये दोनों कानून वैश्विक विमानन संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। क्या कहता है केप टाउन कन्वेंशन और उसका प्रोटोकॉल? तो केप टाउन कन्वेंशन कहता है कि जो लीज़ देने वाली कंपनी है, जो पट्टेदार है, वो आइडेरा नियमों का उपयोग करते हुए एयरलाइन की सहमति के बिना, यानी कि जिस एयरलाइन कंपनी को लीज़ दी गई थी, उस कंपनी की सहमति के बिना विमान का अपंजीकरण करा सकती है, डीरजिस्ट्रेशन करा सकती है और उसे वापस ले जा सकती है, उसे वापस ले जाने की मांग कर सकती है। इसके अलावा इन्हीं नियमों में, केप टाउन कन्वेंशन में ये भी कहा गया है कि जिस एयरलाइन ने लीज़ पर जहाज़ लिए थे, उस एयरलाइन के पास ये इन अधिकारों के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होता है। यानी कि जो लीज़ लेने वाली कंपनी है, वो अपने जहाज़ों को वापस ले जाने से रोक नहीं सकती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस तरह के नियम लाए क्यों गए थे? तो इस तरह के नियमों को लाने का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में जो विमान लीज़ लेने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, उस प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान बनाया जा सके। लीज़ प्रदाताओं को, यानी जो लीज़ देते हैं, जो लीज़र्स हैं, उन्हें और ज़्यादा सुविधा दी जा सके, ताकि वो किसी कानूनी मुद्दे में पड़े बिना, किसी कानूनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आए बिना उनकी संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके। जिससे होगा ये कि उन्हें जल्द ही विमान प्राप्त हो सकेंगे और वो दूसरे ऑपरेटर्स को विमान दे सकेंगे। और यही वजह है कि दुनिया भर में जो लीज़ देने वाली कंपनियां हैं, जो लीज़ ऑपरेटर्स हैं, वो केवल उन्हीं देशों में जहाज़ों को लीज़ पर देते हैं जहां पर सीटीसी नियमों, यानी कि केप टाउन कन्वेंशन को बेहतर ढंग से पालन किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें केप टाउन कन्वेंशन को सही ढंग से लागू करने का प्रयास करती रहती हैं। अब भारत और केप टाउन कन्वेंशन का क्या संबंध रहा है, उस संबंध को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत ने साल 2002 में केप टाउन कन्वेंशन की पुष्टि कर दी थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि भारत में अभी तक केप टाउन कन्वेंशन के नियमों को सही ढंग से विमानन संरचना में एकीकृत करने का प्रयास नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा विमानन संरचना में विमानन नियमों में जो अंतिम संशोधन किया गया था, वो अंतिम संशोधन साल 2018 में हुआ था, जिस संशोधन के जरिए भारत सरकार ने, भारत के केंद्र सरकार ने जो हमारे देश में अपंजीकरण की प्रक्रिया है, डीरजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की गई थी। तो जाहिर तौर पर अभी भी सरकार केप टाउन कन्वेंशन के नियमों को भारतीय फ्रेमवर्क में ढालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि साल 2016 में जो भारत सरकार द्वारा आईबीसी
यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को पेश किया गया था। ये कोड केप टाउन कन्वेंशन के नियमों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आईबीसी है, जो 2016 का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उसमें मुख्य तौर पर संपत्ति के स्थगन की बात की गई है। यानी कि यदि कोई कंपनी अपनी एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने याचिका दायर करती है इंसॉल्वेंसी के लिए, तो उस कंपनी के जो एसेट है, जो उस कंपनी की जो संपत्ति है, उस पर स्थगन लगा दिया जाता है ताकि उस कंपनी के निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। तो ऐसे में क्योंकि गो एयरलाइन कंपनी ने इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर की है, तो उस कंपनी की जो एसेट हैं, जिसमें कि जहाज भी शामिल हैं, तो उस पर स्थगन लग जाएगा, उन जहाज़ों को कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। तो ऐसे में जो केप टाउन कन्वेंशन के नियम हैं, उन नियमों के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा होती है और यही वजह है कि जो दुनिया भर में जिन जिन कंपनियों ने गो एयरलाइन को अपने जहाज़ दिए थे, उन कंपनियों के बीच एक खलबली दिखाई दे रही है। तो ये तो इन नियमों की बात हुई। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे पहले कभी भारत में आइडेरा नियमों का उपयोग किया गया था? तो इससे पहले भी साल 2021 में जब जेट एयरवेज की इंसॉल्वेंसी हुई थी, तब भी भारत में आइडेरा नियमों का उपयोग हुआ था और वो उपयोग जो था, वो बहुत स्मूथ तरीके से किया गया था, बहुत बेहतर ढंग से किया गया था। क्योंकि जेट एयरवेज ने उस वक़्त 100 जहाज़ों को लीज़ पर ले रखा था और बहुत सारे जहाज़ वापस अपने देश चले गए थे। केवल 1 या 2 जहाज़ ही रह गए थे कानूनी अड़चनों की वजह से, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से, और बाद में उन जहाज़ों को भी उनके देश में भेज दिया गया। यानी ज़ाहिर तौर पर भारत ने केप टाउन कन्वेंशन सीटीसी के मामले में एक बेहतर उपलब्धि ज़रूर हासिल की थी। और ये जो हालिया मामला है गो एयरलाइंस का, इस मामले में भी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से जो दुनिया भर के लीज़ प्रदाता हैं, उनको किस तरह से क्रेडिबिलिटी दी जा सके, उनको किस तरह से विश्वास दिलाया जाए और किस तरह से भारत की एयरलाइन की कंपनी जो है, उस कंपनी के हितों की रक्षा की जा सके। तो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना, एक बैलेंस बनाना भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि केप टाउन कन्वेंशन किस विषय से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पक्षी संरक्षण, ऑप्शन बी एविएशन संपत्ति यानी कि एविएशन एसेट, ऑप्शन सी भूमि शरण या फिर ऑप्शन डी भूमि विकास। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वीडियो देखते रहें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।